हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां, उनके दौरे को लेकर आ गई है बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों बताएंगे आखिर क्यों नहीं जाएंगे आसियान समिट में पीएम नरेंद्र मोदी जी। लेकिन वही आसियान सम्मेलन के बाद एशिया में मचेगी कूटनीतिक हलचल। इतने दिनों के लिए जापान आ रहे हैं मिस्टर ट्रंप। दोस्तों उनके जापान दौरे से क्यों एशिया में मचेगी कूटनीतिक हलचल, दोस्तों ये बहुत बड़ी जानने की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश में पाकिस्तान बना रहा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी। जी हां, बताएंगे किसने बड़ा खुलासा किया है इसको लेकर और कितनी बड़ी खबर है ये भारत के लिए, कितना बड़ा खतरा है। साथ ही साथ बताएंगे कैसे क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में बढ़ेगा भारत का दबदबा। अगले 6 महीने में कैसे भारतीय सेनाओं में हो जाएंगी 20 भैरव बटालियन। दोस्तों तो वहीं इजराइल में जेडी वेंस के ये कहते ही कि गाजा में नहीं उतरेंगे अमेरिकी सैनिक, गुस्साए जेलेंस्की ने कह दिया कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्यों अमेरिका पर यानी ट्रंप पर भड़के नेतन्याहू, कह दिया इजराइल अपनी सुरक्षा खुद करेगा। तो वहीं दोस्तों बिहार चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, लेकिन जो आज हम आपको चौंकाने वाली खबर बताने वाले हैं जिसने आरजेडी को दे दी बहुत बड़ा झटका। दोस्तों यहां तक कि जेडीयू को भी झटका लगा है, लेकिन बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। दोस्तों बताएंगे क्या है खबर। तो वहीं आपको बताएंगे अचानक सोने चांदी की कीमतों में हुई बहुत बड़ी गिरावट। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश को मजबूत बनते देख अगर आप भी एज एन इंडियन प्राउड करते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और सारे लोग मिलकर कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां मलेशिया में 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जाने की संभावना पर संशय बरकरार है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार से शुरू हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित बैठकों में भाग लेने नहीं जाएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का मलेशिया दौरा टल चुका है। ऐसा माना यह जा रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर जी इन बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी हाँ, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर तक आसियान देशों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। हालांकि भारत की ओर से आधिकारिक स्तर पर अभी तक भागीदारी के स्तर की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है आपको बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक भारत ने मलेशिया सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि जयशंकर जी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि ये संभावना बनी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं आसियान भारत और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते रहे हैं। इस बार मलेशिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सहित कई संवाद साझेदार देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। डोनाल्ड ट्रंप 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचेंगे। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य हैं जिनके नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। दोस्तों भारत और आसियान के बीच पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी की कंबोडिया यात्रा भी प्रस्तावित थी, लेकिन मलेशिया यात्रा रद्द होने के बाद अब वो दौरा भी स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि इसका आधिकारिक घोषणा होना बाकी है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद 3 दिन के लिए जापान जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों एशिया में मचेगी कूटनीतिक हलचल। बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक जापान के दौरे पर रहेंगे। जापान सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। जी हाँ, ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है दोस्तों जब आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया में हो रहा है। ये दोनों घटनाएं मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में नई कूटनीतिक
हलचल का संकेत दे रही हैं। दोस्तों, जापान सरकार के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 27 से 29 अक्टूबर तक टोक्यो में रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जापान के सम्राट से औपचारिक मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री साने तकाइची के साथ शिखर वार्ता भी करेंगे। इस दौरान दोनों देश रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। जापान सरकार ने इस दौरे को जापान अमेरिका गठबंधन को और मजबूत करने का अवसर बता डाला है। डोनाल्ड ट्रंप की यह चौथी जापान यात्रा होगी। इससे पहले वे 2019 में टोक्यो गए थे। 2024 में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप पहली बार जापान जा रहे हैं। अमेरिका और जापान के संबंध काफी मजबूत हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि यह दौरा आसियान शिखर सम्मेलन के ठीक बाद तय हुआ है, जो 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया में होगा। ऐसे में ट्रंप का यह एशियाई दौरा क्षेत्रीय समीकरणों, खासकर चीन की भूमिका पर भी असर डाल सकता है। दोस्तों, ट्रंप का जापान दौरा एशिया में अमेरिका की सक्रियता को एक बार फिर रेखांकित करता है। आसियान समिट से लेकर टोक्यो वार्ता तक आने वाले हफ्ते में एशिया की कूटनीति पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। जापान दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जापान के पड़ोस में उत्तर कोरिया और चाइना है। दोनों को अमेरिका का धुर विरोधी माना जाता रहा है। ट्रंप के दौरे की जैसे ही घोषणा हुई, वैसे ही उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। इसके जरिए उत्तर कोरिया सांकेतिक तौर पर अमेरिका को सख्त संदेश देने की कवायद कर रहा है। जापान और चीन के बीच हाल के दिनों में रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। ऐसे में ट्रंप का यह दौरा काफी अहम हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश में पाकिस्तान बना रहा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी। यूनुस के करीबी का सबसे बड़ा खुलासा, 7 कैंपों में चल रही है ट्रेनिंग, निशाने पर है भारत। जी हां, सिर्फ भारत ही है निशाने पर। बता दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के वरिष्ठ सलाहकार बोले तो आसिफ महमूद शौजीब भुयान ने बताया है कि उनके देश में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी बोले तो IRA की स्थापना का पहला चरण जारी रहा है। शौजीब ने सोशल मीडिया पर कहा है कि बांग्लादेश में 7 केंद्रों पर 8,850 लोगों को भर्ती और ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग पाकिस्तानी एजेंसी ISI और सेना के अफसर दे रहे हैं। भुयान के इस खुलासे ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स कहती है कि मोहम्मद यूनुस सरकार को ऐसा संगठन चाहिए जो देश के लिए नहीं बल्कि सरकार के प्रति वफादार हो और ISI के साथ मिलकर काम करे। यही कारण है कि बांग्लादेशी सेना की जगह इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी को लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में IRA को मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो और जूडो की ट्रेनिंग दी जाएगी। जमात इस्लामी और ISI की कठपुतली यूनुस सरकार कई महीनों से IRA की योजना बना रही है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक IRA ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोले तो IRGC की तर्ज पर काम करेगा। IRA एक अत्यधिक कट्टरपंथी संस्था होगी जो बांग्लादेश को एक इस्लामी राज्य में बदलने में सत्ता पर काबिज लोगों की मदद करेगी। इसका निशाना सीधा भारत हो सकता है। दोस्तों, IRA स्थापित हो जाने के बाद सीमा पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ, आपको याद होगा हाल ही में मैन जमात के नेता सैयद अब्दुल्ला ताहिर ने न्यूयॉर्क में कहा था कि जमात के 50 लाख युवा भारत से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर भारत बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो 1971 में जो बदनामी हुई थी वो मिट जाएगी। हम खुद को सच्चे स्वतंत्रता सेनानी साबित करेंगे और जमात के 50 लाख लोगों का एक हिस्सा गुरिल्ला युद्ध में शामिल होगा, जबकि बाकी लोग भारत के अंदर फैलकर गजवाए हिंद को लागू करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इन गतिविधियों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ISI ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि बांग्लादेश को 1971 से पहले की स्थिति में वापस लेकर आया जाए। अगर करंट टाइम की बात करें तो इस समय बांग्लादेश में 1,60,000 सेना की संख्या है और IRA का मकसद सेना की संख्या से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देना है। इसके अलावा इन शिविरों में पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारी अक्सर आते जाते रहते हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI के कमांडर ही इस ट्रेनिंग के लिए पैसे और हथियार मुहैया करा रहे हैं। जी हां दोस्तों, उसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की ओर से पाकिस्तान के लिए समुद्री मार्ग खोले जाने के बाद से हथियार और गोला बारूद बड़ी मात्रा में बांग्लादेश पहुंच रहे हैं और ये सभी वर्तमान में विश्वविद्यालयों में जमा किए जा रहे हैं, जिन पर बड़े पैमाने पर जमात का नियंत्रण है। यानी कि आवश्यकता के मुताबिक इन हथियारों और गोला बारूद को IRA के ट्रेनिंग कैंप में खुलेआम पहुंचाया जा रहा है। जमात समर्थित संस्थाएं IRA के संबंध में भी अपने इरादों के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। यानी कि दोस्तों
ये बहुत बड़ी और खतरनाक जानकारी हमने आपको बताया है बांग्लादेश और पाकिस्तान के सांठगांठ को लेकर, जहां पर मोहम्मद यूनुस पूरा समर्थन दे रहे हैं पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की चाल मोहम्मद यूनुस या फिर बांग्लादेश समझ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के लाड़ दुलार में अंधा हो गया है बांग्लादेश दोस्तों। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहता है अपनी तरह, और बांग्लादेश की बर्बादी में मोहम्मद यूनुस पूरा समर्थन पूरा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी अब जो भी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा। हालांकि अपना भारत जो है पूरे तरीके से अलर्ट है बॉर्डर पर। जी हाँ दोस्तों, और कैसे अपनी पूरी तैयारी कर रहा है आपको बता दें अहम जानकारी। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में बढ़ेगा भारत का दबदबा। अगले 6 महीने में भारतीय सेना में हो जाएंगी 20 भैरव बटालियन। दोस्तों इंडियन आर्मी में अगले 6 महीने में 20 भैरव बटालियन तैयार हो जाएंगी। ये लाइट कमांडो बटालियन है। 5 भैरव बटालियन पहले से ही सेना में बन गई हैं। भैरव बटालियन खास है और इन्हें पारंपरिक इन्फेंट्री बोले तो पैदल सेना और स्पेशल फोर्सेस के बीच के कैपेबिलिटी गैप को भरने के लिए बनाया जा रहा है। भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने कहा है कि 5 भैरव बटालियन पूरे तरीके से काम करने लगी है। 4 और बनाई जा रही है और बाकी 16 अगले 6 महीनों में तैयार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भैरव बटालियन को तेज और घातक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है ताकि चीन और पाकिस्तान की सीमा पर त्वरित ऑपरेशन करने के लिए ये बटालियन हमेशा तैयार रहें। भैरव बटालियन सामान्य पैदल सेना जैसी नहीं है, बल्कि इनमें एयर डिफेंस, तोपखाना और सिग्नल जैसी आर्म्ड के सैनिक भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक एक भैरव बटालियन में एयर डिफेंस से 5, तोपखाने से 4 और सिग्नल से 2 सैनिक शामिल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करें जहां रशिया से तेल नहीं खरीदेगा भारत। आखिर व्हाइट हाउस की दिवाली पार्टी में ट्रंप ने किसके सामने किया ये दावा बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीयों की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध है और मोदी रशिया यूक्रेन खत्म होते देखना चाहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर दावा कर दिया कि भारत जो है वो रशिया से बहुत अधिक तेल नहीं खरीदेगा। जी हाँ, मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी व्यापारिक नेताओं और समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों की मेजबानी की। ओवल ऑफिस में पारंपरिक तरीके से दीप जलाया और भारत व भारतीय अमेरिकियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने समारोह में आए भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री से बात की। हमारे बीच विस्तृत बातचीत हुई। हमने व्यापार पर बात की, कई मुद्दों पर चर्चा की। वो इस विषय में काफी रुचि रखते हैं। पीएम मोदी को एक महान व्यक्ति बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वो बीते वर्षों में मेरे अच्छे मित्र बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, माना यह जा रहा है कि मिस्टर ट्रंप अब भारत पर से 50% टैरिफ को कम कर सकते हैं और 15 से 16% तक आ सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मिंट की रिपोर्ट में भी ये बड़ा दावा किया गया था जो हम आपको बता रहे हैं, और इवनिंग की खबर में हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों। मिंट की जानकारी दे चुके हैं। अगर आपने वो खबर देखा होगा तो आपको जानकारी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप अब कहीं ना कहीं भारत के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश में लगे हुए हैं, डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों बड़ी जानकारी, गाजा में नहीं उतरेंगे अमेरिकी सैनिक। जी हां, इजराइल दौरे पर जेडी वेंस ने कहा शांति बनाए रखना ही ट्रंप का मकसद। जी हां, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल दौरे के दौरान दोहरा दिया कि गाजा में अमेरिकी सैनिकों के बूट नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और सैन्य नेतृत्व दोनों का रुख साफ है। अमेरिका किसी भी हाल में गाजा में जमीनी कार्रवाई नहीं करेगा। वेंस इजराइल में गाजा संघर्ष विराम को स्थिर बनाए रखने के मिशन पर पहुंचे हैं। दक्षिण इजराइल के किर्यात गात शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेंस ने कहा कि गाजा में अमेरिकी सैनिक नहीं भेजे जाएंगे। ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है और हमारी सैन्य नेतृत्व ने भी यही दोहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति प्रक्रिया में उपयोगी समन्वय जारी रखेगा। उनका कहना था कि ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी संघर्ष विराम को हर हाल में बनाए रखना है। लेकिन वहीं दोस्तों जेडी वेंस से मिलने के बाद अचानक भड़क उठे नेतन्याहू और कह दिया हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, इजराइल अपनी सुरक्षा खुद करेगा। आखिर क्यों कहा उन्होंने ऐसा, भड़कते हुए बता दें। दरअसल दोस्तों ट्रंप प्रशासन के भीतर जो है इस बात की चिंता है कि नेतन्याहू गाजा समझौते से पीछे हटने पर विचार कर सकते हैं, जिससे फिर से बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो सकता है। ट्रंप के करीबी जेडी वेंस सीज फायर के मजबूत करने की कोशिशों के तहत ही इजराइल पहुंचे हैं। जेडी वेंस ने हमास को निरस्त करने और साथ ही गाजा का पुनर्निर्माण करके वहां के निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने की चुनौतियों पर जोर दिया। वहीं नेतन्याहू ने कह दिया कि इजराइल अमेरिका का गुलाम या अधीन देश नहीं है। उन्होंने इस तरह की बातों को बकवास बताया। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि अमेरिका इजराइल को चलाता है, कुछ लोग समझते हैं कि इजराइल अमेरिका को चलाता है। ये सब बकवास बातें हैं। हम दोनों मजबूत साझेदार हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ने कहा कि हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी कठिन कार्य है। एक तो हमास को निरस्त करना और तो वहीं दूसरा गाजा का पुनर्निर्माण करके वहां के लोगों का जीवन बेहतर करना। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां पर
बांग्लादेश में चीन समर्थित तीस्ता प्लान के खिलाफ प्रोटेस्ट आखिर क्यों भारत के लिए भी खतरे की है, घंटी बता दें। 19 अक्टूबर की शाम बांग्लादेश में चट्टगांव यूनिवर्सिटी के शहीद मीनार के पास सैकड़ों लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई। उन्होंने हाथों में मशाले और पोस्टर लिए नारे लगाए और मीनार तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने तीस्ता मास्टर प्लान को तुरंत लागू करने और बांग्लादेश को तीस्ता नदी के पानी में न्याय संगत हिस्सा देने की मांग की। यह जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी BSS बोले तो बांग्लादेश संघवाद संस्था नदी रंगपुर डिवीजन के छात्रों की तरफ से आयोजित इस प्रदर्शन में पानी को लेकर अन्याय और बांग्लादेश की जल नीतियों पर भारत के कथित प्रभाव के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि तीस्ता प्लान उत्तरी बांग्लादेश में खेती को बढ़ावा दे सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ा सकता है। प्रदर्शन खत्म करते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपील कर दी कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाए और तीस्ता पर निर्भर क्षेत्रों के लिए जल का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाए। चीन की मदद से तैयार तीस्ता मास्टर प्लान भारत बांग्लादेश के बीच लंबे समय से अटकी हुई तीस्ता जल बंटवारे की संधि के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ चीन के इस प्लान को लेकर चिंतित है क्योंकि ये योजना भारत के रणनीतिक क्षेत्र चिकन नेक बोले तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। ये वही इलाका है जो पूर्वोत्तर भारत को बाकी देशों से जोड़ता है। बांग्लादेश के साथ 1996 की गंगा जल बंटवारे की संधि 2026 में खत्म होने वाली है। ऐसे में बांग्लादेश की यह एक तरफा कोशिश भारत की जल सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर असर डाल सकती है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश जाती और वह वहां ब्रह्मपुत्र यानी जमुना नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश का आरोप है कि सूखे मौसम में भारत तीस्ता का पानी रोक देता है, जिससे खेती और रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए पानी की भारी कमी होती है, जबकि बरसात में बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। दोस्तों, तीस्ता मास्टर प्लान जिस इलाके में है वो भारत के चिकन नेक के बेहद करीब है। इसके अलावा पास के लालमोनिरहाट एयरबेस में चीन की संभावित मौजूदगी को लेकर भी चिंता जताई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, हर मुश्किल में नेपाल को भारत का सहारा, पीएम मोदी ने अब 81 स्कूल बसें भेंट कर दी। दोस्तों, भारत ने नेपाल के शिक्षण संस्थानों को दान कर दी 81 बसें। दोनों देशों के संबंधों में आने वाली है मजबूती। दरअसल भारत सरकार ने नेपाल के विभिन्न शिक्षण संस्थानों को 81 स्कूल बसें दान कर दी हैं। भारत सरकार ने नेपाल के साथ संबंधों को मजबूती देने और दोनों देशों की साझेदारी को गहरा करने के उद्देश्य से यह पहल की है। भारत सरकार ने नेपाल के 48 जिलों के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को ये स्कूल बसें दान की है। दोस्तों, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के साथ चल रहे भारत के विकास सहयोग के तहत इस पहल की जानकारी दी। दूतावास ने सोशल मीडिया पर साझा करके एक पोस्ट में लिखा कि भारत सरकार ने नेपाल के सभी 7 राज्यों के 48 जिलों में स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को 81 स्कूल बसें दान की है, जिनमें कोशी प्रांत के बाढ़ प्रभावित इलाम, झापा और उदयपुर जिले, साथ ही हुमला, मुस्तांग, शंखु, वासभा, दारचूला, बैतडी और अछाम जैसे दूर दराज के जिले शामिल हैं। दूतावास ने कहा, पिछले 3 दशकों में भारत ने नेपाल के संस्थानों को 381 स्कूल बसें प्रदान की हैं, जो देश भर में शैक्षिक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेपाल में हाल ही में हुई भारी बारिश, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ, को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर को अपनी संवेदना व्यक्त की और नेपाल की सहायता के लिए भारत की तत्परता की पुष्टि की थी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर खुलकर एक साथ आए ईरान और इराक। अमेरिकी धौंस के बीच कर ली बहुत बड़ी डील। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के 2 देश ईरान और इराक अब अमेरिका की धौंस के बीच खुलकर साथ आ चुके हैं। दोनों देशों ने सुरक्षा समझौता कर लिया है। ईरान और इराक ने घोषणा कर दी है कि दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जो सीमा क्षेत्रों की निगरानी करेगी ताकि सुरक्षा समझौते को पूरे तरीके से लागू किया जा सके और किसी भी अवैध गतिविधि या आवाजाही को रोका जा सके। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काजिम अल अराची ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन समेत देश के कई अधिकारियों से मुलाकात की है। इस मौके पर पेजेशकियन ने कहा कि सहयोग से दोनों देशों के बीच न सिर्फ सुरक्षा बल्कि आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे। वहीं दोस्तों, परमाणु कार्यक्रम को लेकर आमने सामने दिखाई दिया अमेरिका और ईरान, जहां ईरान परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। इसी बीच एक बार फिर अमेरिका ने कह दिया है कि वो तेहरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने सोमवार को ईरान इंटरनेशनल को इस बात की जानकारी दी। अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी ने संकेत दिया कि वॉशिंगटन के पास ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि तेहरान अपनी परमाणु क्षमताओं के साथ क्या करता है। व्हाइट हाउस अधिकारी ने खामेनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा स्पष्ट रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक राज्य को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। खामेनी के चुनौतीपूर्ण बयान के जवाब में व्हाइट हाउस अधिकारी ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के लिए भी जिसका शासन मध्य पूर्व में बहुत मौतों का कारण
बना है। दोस्ती और सहयोग का हाथ हमेशा खुला है। अगली खबर आपको बता दें, जहां इजराइल ने नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, तेजस MK-1A की डिलीवरी रुक गई। क्या अमेरिका फ्रांस जैसी आएगी अड़चने? दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोले तो HAL ने तेजस MK-1A की उड़ान पूरी तो कर ली है। ये भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन हालांकि अब भी इसमें देरी हो सकती है। वजह है इस तेजस में लगने वाला एक सॉफ्टवेयर जो तेजस को बेहद मारक बना देता है। दोस्तों न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के साथ समझौते के तहत DRDO इस रडार का लाइसेंस प्रोडक्शन करता है। यही रडार तेजस विमानों में भी लगाया गया है, लेकिन तेजस MK-1A एक एडवांस विमान है जो इसके हथियारों और रडार को कनेक्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए DRDO को इस रडार सिस्टम के सोर्स कोड की आवश्यकता है। हालांकि ये सोर्स कोड इजराइल के पास है। अब भारत ने इस सोर्स कोड के लिए इजराइल से अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है। देखने की बात यह है कि भारत को यह सोर्स कोड कब तक मिलता है। अगली खबर की बात करें, जहां लालू तेजस्वी का स्टार प्रचारक भाजपा में हुआ शामिल। पूर्व सांसद अनिल सहनी ने छोड़ दी RJD। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू एवं तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट से विधायक रहे पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल सहनी बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल बोले तो RJD को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बोले तो BJP में शामिल हो गए। सहनी को लालू तेजस्वी ने इस चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया था। हालांकि उन्होंने RJD प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को अपना इस्तीफा भेज दिया है और कुछ देर बाद पटना में भाजपा की सदस्यता ले ली। दोस्तों भाजपा के पटना स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित मिलन समारोह में बुधवार को अनिल सहनी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। उनके साथ पूर्व विधायक आशा देवी भी भाजपा में शामिल हुई हैं। इस दौरान पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य वरीय नेता मौजूद रहे। दोस्तों कुढ़नी विधानसभा सीट पर RJD के टिकट पर अनिल कुमार सहनी ने भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता को करीबी मुकाबले में हराकर जीत दर्ज की थी। दिल्ली की अदालत से LTC घोटाले में 2 साल की सजा होने के बाद सहनी की विधायकी चली गई थी। कोर्ट ने सहनी के चुनाव लड़ने पर 3 साल के लिए रोक भी लगा दी थी। इसके बाद खाली हुई कुढ़नी सीट पर 2022 में उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा के केदार प्रसाद जीते थे। दोस्तों अनिल सहनी RJD से पहले नीतीश कुमार की JDU में रहे हैं। JDU ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। राज्यसभा सांसद रहते हुए ही उन पर हवाई टिकट की अवैध बिक्री का आरोप लगा और CBI ने LTC घोटाले का केस चला दिया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें आज JP नड्डा बिहार दौरे पर जाने वाले हैं। औरंगाबाद और वैशाली में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गुरुवार यानी 23 अक्टूबर आज के दिन बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए औरंगाबाद जिला के गोह विधानसभा और वैशाली जिला के पातेपुर विधानसभा में विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे। यह जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख संजय मयूख ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सूचना दी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और थल सेना प्रमुख ने दी उपाधि। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद से उन्होंने लगातार इंटरनेशनल मंच पर देश का मान बढ़ाया। वहीं अब नीरज चोपड़ा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की उपस्थिति में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। नीरज चोपड़ा 26 अगस्त 2016 को नायब सूबेदार के पद पर एक जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। इन वर्षों में उन्होंने रैंक में उन्नति की है। साल 2021 में सूबेदार और 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नति प्राप्त की है। नीरज चोपड़ा उनके गौरवशाली करियर और उपलब्धि के लिए कई नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। उन्हें साल 2018 में अर्जुन पुरस्कार, साल 2021 में खेल रत्न और टोक्यो 2020 ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय सेना का सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार परम विशिष्ट सेवा पदक मिला। साल 2022 में नीरज को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप लोग उनको भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। दोस्तों बहुत बहुत बधाई नीरज चोपड़ा जी, हमारी टीम की ओर से भी आपको। तो वहीं आपको बता दें सोने चांदी की कीमतों में आएगी भारी गिरावट। इस बड़ी वजह से आज ही भारत में दिखेगा इसका बड़ा असर। दोस्तों दिवाली के बाद से ही सोने के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 21 अक्टूबर को MCX पर दिसंबर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में सोने की कीमतें 0.21% घटकर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। वहीं चांदी के दाम भी 0.22% गिरकर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। त्योहारी सीजन में निवेशकों और खरीदारों की बढ़ी हुई मांग के बाद ये गिरावट बाजार में हल्का दबाव दिखाती है। ग्लोबल मार्केट में मंगलवार को आई एक दिन में रिकॉर्ड गिरावट के बाद एक्सपर्ट गुरुवार यानी 23 अक्टूबर को भारतीय बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेज गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि इन धातुओं में गिरावट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। ये गिरावट दोस्तों 12 साल बाद दिखी है इतनी बड़ी गिरावट। बाकी गोल्ड के रेट आप सामने स्क्रीन पर
देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। आपकी इस पर क्या राय है बताना मत भूलिएगा। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।